बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल के अंदर है और जेल के अंदर भी ऐसे कि उनकी कोई झलक लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता, उनकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। इवन अदालतों को उठा के जेल ले जाया जाता है कि बस आप ये इमरान खान के केस सुने। इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर शहबाज शरीफ काबीना के वजीर चीखना शुरू हो जाएं और इमरान खान की फतह का ऐलान कर दें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब यह बड़ी दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट है जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कल बताया था कि राना सनाउल्ला ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो इमरान खान को सजाएं सुनाई गई, हमें इससे नुकसान हुआ और इमरान खान की सजाएं किसी जज के सामने गईं और जज साहब ने अगर कोई भी उसके ऊपर फैसला किया इंसाफ के ऊपर तो ये सजाएं सस्टेन नहीं कर पाएंगी। अब इसको भी छोड़ देते हैं। आज राना सनाउल्ला ये मान रहे थे कि हमें अवाम ने अक्सरियत नहीं दी और इमरान खान हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम उनको दावत देते हैं, आज भी बना लें। आगे फिर रोना धोना शुरू हो जाते हैं, इमरान खान ने हुकूमत बना भी ली तो तबाही हो जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल में मसला सिर्फ यह है कि शहबाज शरीफ का कोई एक वजीर नहीं, शहबाज शरीफ के सारे वजीर रोना शुरू हो गए। राना सनाउल्ला किसके वजीर थे? ये शहबाज शरीफ के वजीर थे। अब आगे चलते हैं, अगले वजीर है फहद हुसैन, जो पहले वजीर थे अब एक बार फिर सहाफी और तज्जियाकार बन गए हैं। वो हम न्यूज पे आसमा शराजी के साथ बैठे हुए थे, वो कह रहे थे देखें ये हकीकत है कि जी नून लीग ने अपने बयानिए को दफन किया है और उन्होंने कहा है कि अब हमने बस मिल के एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुकूमत बनानी है और हम अपनी बची कुची जो साख है उसको बेहतर कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सवाल उठाता हूं क्या वो ऐसा कर सकते हैं। उससे अगली बात जो शहबाज शरीफ के वजीर साबिक वजीर फहद हुसैन ने की वो बहुत ही दिलचस्प है। वो कहने लगे कि इमरान खान जेल में बैठकर बड़े हो रहे हैं, वो छोटे नहीं हो रहे, यानी उनका कद मजीद बड़ा हो रहा है, वो मजीद फतह ही हासिल कर रहे हैं। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या सूरत हाल है। अब मैं आपको एक और वजीर के मुतालिक बताना चाहता हूं। एक और वजीर है जो जावेद लतीफ थे, बेमहकमा वजीर थे, उनके पास कोई महकमा नहीं था। तो उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने कहा जी ये बात ठीक है, उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि इन इलेक्शंस के अंदर नताइज तब्दील किए गए, चलिए अच्छा है, ये सब मानना शुरू हो गए हैं, बोलना शुरू हो गए हैं। और फिर वो मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि 8 फरवरी को हमें लोगों ने अक्सरियत नहीं दी और इसका मतलब यह है कि हमारी हुकूमत बनवाई गई। अब जब ये सारी बातें हो रही हैं और तो उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि फिर आपने सारे अरसे के दौरान कमाया क्या है। देखिए इमरान खान के बारे में तो अतर काज़मी कह रहे थे कि इमरान खान जो मज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं जेल में बैठ के, वो हमने नहीं देखी, हमने सुनी जरूर थी, शायद हमारे किसी बड़े ने देखी जरूर हो, लेकिन इमरान खान कम अज कम ना तो वो बाहर जाने की बात। और जरा अंदाजा लगाई, ये अभी सेनेट इलेक्शंस हुए, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खैबर पख्तूनख्वा से मुराद जो है वो वहां पे हम देखा कि वो भी मुराद सईद जो है वो उम्मीदवार है, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान अभी भी खड़े हैं। अब उससे अगली बात, सदारती उम्मीदवार आए, महमूद खान अचकजई को इमरान खान ने नॉमिनेट किया कि भाई मेरे उम्मीदवार ये हैं। उसके बाद अब अगली सूरत हाल की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं कि ग्रैंड अलायंस बनाया तहरीक इंसाफ ने 6 जमातों के साथ मिलकर, जिसका इजलास 12 तारीख को है और उसके बाद पेशीन में वो जलसा भी करने जा रहे हैं और ईद के बाद मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है कुछ ग्रैंड अलायंस का सरबराह किसको मुकर्रर किया गया? महमूद खान अचकजई को। और महमूद खान अचकजई का उस अलायंस का सरबराह बनना इटसेल्फ एक मैसेज है और बात बड़ी तगड़ी किस्म की है कि जिसको आप कहते हैं ना पॉलिसी स्टेटमेंट है, वो पॉलिसी स्टेटमेंट है इमरान खान की कि वो वहीं खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ काबीना के साबिक वज़रा क्या बता रहे हैं जी, नून लीग ने कहा कि बयानियां छोड़ो, फिलहाल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जरा हुकूमत बनाओ। अब इसी किस्म की बात जो है, इनके जो हम ख्याल लोग हैं या जो बड़े करीब कहीं समझे जाते हैं, मसलन मैं एक नाम ले लेता हूं, मोहसिन बेग। अब मुझे मत कहिएगा मोहसिन बेग कौन है, मोहसिन बेग की दोस्ती किसके साथ है, मेरे कम अज कम पर जलते हैं। मैं नहीं बता सकता कि जब तैनाती हुई थी तो तस्वीर उसी दिन किसके साथ उनकी आई थी। अब उन्होंने कहा जी, अब वो मोहसिन बेग भी यही कहते लगता यही है कि इमरान खान को साइफर केस के अंदर जनाब जल्द रिलीफ मिल जाएगा। ये रिलीफ नहीं है, ये बुनियादी तौर पे एक वे केस बनाया गया और पाकिस्तान के लोगों की तौहीन की गई। तौहीन यह की गई कि पाकिस्तान का वजीर आजम यह बता रहा है कि देखो भाई, मुझे आपने वजीर आजम बनाया, मेरी हुकूमत गिराई जा रही है। मेरी हुकूमत क्यों गिराई जा रही है? मेरी हुकूमत कौन गिरा रहा है? किसके कहने के ऊपर गिरा रहा है? जब उसने अपने लोगों को एतमाद में लिया तो उल्टा
उल्टा इसके ऊपर जो है आपने क्या किया कि आपने वो क्या कहते हैं कि उनको जेलों में डाल दिया। अलीमा खान क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं अगर जज होती तो मुल्क के साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को इस केस के अंदर जेल में डालने पर ना सिर्फ शर्मिंदा होती बल्कि मैं माफी भी मांगती। ये बात दुरुस्त है कि आपने ये जो हरकत की है, इस हरकत से आपको क्या फायदा मिलेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अच्छा, फिर एक और तबसरा आया, वो मजहर अब्बास साहब का था। ये सब डरते रहे जनरल फैज आ जाएगा, इमरान खान जनरल फैज को लाना चाहता है। तो उनका अगर जनरल फैज आर्मी चीफ बन भी जाता तो क्या उससे मुल्क में सियासी जदोजहद या तहरीकें खत्म हो जाती? तो उनका सिर्फ आप ये देख लें कि जब आप क्या कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद आने से पहले आपकी क्या पोजीशन थी और तहरीक अदम एतमाद आने के बाद आपकी क्या पोजीशन है। और 8 फरवरी का इलेक्शन जो है, जाहिर है कि वो सबको पता है कि वो वोट क्यों पड़ा है, किसके खिलाफ पड़ा है और किसके हक में पड़ा है। और जब मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहना शुरू हो जाएं कहीं मैसेज देके कि देखें ना जनाब, आप सोचें तो सही कि आपके साथ खड़े होने वाला इस मुल्क में गैर मकबूल क्यों हो जाता है, क्यों पाकिस्तान के लोग उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। अब एक जानिब ये है और दूसरी जानिब इमरान खान है। और अब इस सब के बीच में, और ये कौन कह रहा है? मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को इसके ऊपर खुश होना चाहिए और उनको मजीद और क्या चाहिए कि उनके मुखालिफिन जिन्होंने ये सब कुछ किया, उनका हुकूमत गिराने का तजर्बा नाकाम हुआ, लोगों को मैनेज करने का तजर्बा नाकाम हुआ, लोगों पर जबरदस्ती फैसला मुसल्लत करने का फैसला नाकाम हुआ, और अब उनके अपने वजीर टीवी के ऊपर बैठ के ये एतराफ करना शुरू हो गए हैं कि हम शिकस्त खुर्दा शिकस्त गिरोह हैं और हमें, और ये किसने किया? ये इमरान खान ने किया। किस लिए किया? मैं आपको बताना चाहता हूं। आज किसी जगह बैठे थे, वहां बात हुई। वजूहात, इमरान खान ने ग्राउंड नहीं छोड़ा, इमरान खान अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहा, इमरान खान बाहर नहीं गया, इस मुल्क से बाहर नहीं गया। इमरान खान ने यह भी नहीं कहा कि चलो यार मैं वजीर आजम रहा हूं, मैं उसका इस्तेकाक इस्तेमाल करता हूं, जरा किसी हॉस्पिटल चला जाता हूं, सौखा जरा नींद। नहीं, बिल्कुल ये करो, मेरा सेल बड़ा कर दो, मैंने वॉक शक करनी, एक्सरसाइज करनी, हाँ मुझे डंबल शंबल दो, मैं जरा डोले शोले बनाऊं। ये बातें जरूर हुई, मुझे धूप में बैठना है, मेरी जरा मुझे इजाजत दी जाए, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। और हमारे सिस्टम को आदत थी बुनियादी तौर पर शरीफ खानदान की, जरदारी खानदान की, डील किया, बाहर निकल गया और देखा देखा बड़े डरपोक है। उस तरह सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मेरा मुल्क है और अपना मुल्क छोड़ के कोई भी नहीं जाता। अब जो इमरान खान को छोड़ के गया है, अब वो भी बड़ी मुश्किल के अंदर है। वो कैसे मुश्किल के अंदर है? अब मिसाल के तौर पे वो सैफुल्लाह न्याजी गए और उनके मुलाकात के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बजा तौर पे गुस्सा किया, और मैंने आपको वजह बता दी थी। हुआ यह है कि वो अदालत का हुक्मनामा लेके गए थे, ना उनके नाम की इमरान खान ने मंजूरी दी थी, ना तहरीक इंसाफ की जानिब से लिस्ट गई थी, उसमें भी उनका नाम नहीं था। और इस पर जुबैर की स्टोरी बड़ी जबरदस्त आई। उन्होंने ये कहा कि उस मुलाकात में भी कोई बात नहीं हुई, और चूंकि उमर अयूब ने भी कहा था कि इसको मुलाकात ही समझा जाए, उससे कम या ज्यादा ना समझा जाए। वो मुलाकात क्या हुई कि सलाम दुआ हुई तो इमरान खान ने सिर्फ इतना ही सैफुल्लाह न्याजी को कहा, तुम तो हमें छोड़ गए थे, क्योंकि सैफुल्लाह न्याजी ने 49 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, और उसके बाद कोई किसी किस्म की गुफ्तगू जो है उन्होंने उनके साथ नहीं की कि क्या हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, इस सब के बीच में कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये जो सियासी मामलात हैं उसके बीच में खबर चौधरी परवेज इलाही से मुतल्लिक मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। चौधरी साहब को पीएमसी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन वहां पे जो 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, वहां पता ये चला कि चौधरी परवेज इलाही की 3 पसलियां फ्रैक्चर हैं और उन्हें सांस लेने में दुश्वारी है और पसलियों में दर्द है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर मौसर आवाज उठानी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही का मामला उस तरह टेकअप नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। लोगों ने चौधरी परवेज इलाही के बारे में बहुत शुकूक व शुबहात का इजहार किया, लेकिन चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोनिस इलाही जिस तरह डट के खड़े रहे हैं और उन्होंने अपनी वफादारी साबित की है, इस मुश्किल वक्त में सब कुछ बर्बाद करवा लिया। आपको पता है चौधरी परवेज इलाही ग्रुप का एक भी एमएनए नहीं जीत सका, एक भी एमपी नहीं जीत सका। इसलिए नहीं कि उनको लोगों ने वोट नहीं दिया। भला पीपी 32 से चौधरी परवेज इलाही हार सकता है, भला गुजरात से चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही हार सकते हैं। असल मसला यह था कि वो फॉर्म 47 वाला, लेकिन सिर्फ बासमा रियाज चौधरी मंडी बहाउद्दीन से जीत के उनके ग्रुप में से आई, बाकी सब लोग हार गए। इवन तो उनके तो करीब जो भट्टी बरादरान है उनको भी नहीं जीतने का, साजिद हूं या कौसर परवीन साहिबा हो, लेकिन वो खड़े रहे। तो तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर मौसर आवाज उठानी चाहिए और उनको अपना समझ के। अच्छा, एक डेवलपमेंट और, उसके बाद में वो गार्डियन अखबार वाली स्टोरी के ऊपर, पाकिस्तान में हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तनकीद करते हैं। एक अच्छी चीज है जो आपके सामने रखनी है, वो आज जमात इस्लामी में अमीर का इंतखाब है और वहां पे हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो जीत गए हैं।
46,000 के करीब जो वोटर्स हैं उन्होंने हक राय दही इस्तेमाल किया और 82% लोगों ने अपना वोट इस्तेमाल किया। और अक्सरियत ने, जो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं वो कराची के अमीर हैं, वो अब जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हो गए। सिराजुल हक और लियाकत बलोच थे, उनको लोगों ने, उनके ऊपर उनके वोटर्स ने, जो अरकान पूरे मुल्क के अंदर होते हैं, मेरे ख्याल से तमाम सियासी जमातों को सीखना चाहिए। और अगर कोई पाकिस्तान के अंदर वाक़तन जमहूरी जमात है, कोई मौसर तरीके से इलेक्शन होता है और कोई मेरिट के ऊपर, आपको पता है कि ये वाहिद आज नईमुर रहमान है जो एक शहर के अमीर थे और उठ के पूरे पाकिस्तान के अमीर बन गए। कोई पर्ची, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता है उनका। ये बहुत ही काबिल तारीफ और काबिल तहसीन पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और पाकिस्तान की तमाम ही सियासी जमातों को इसके अंदर हमें वो उनको सबको सीखना चाहिए कि ये होती है जमहूरियत, जब आप अपने घर के अंदर जमहूरियत पैदा करें और फिर मुल्क के अंदर जमहूरियत का मुतालबा करें। अच्छा, उसके बाद जो बड़ा एक इंतहाई संगीन किस्म का मामला है वो गार्डियन अखबार ने लिखा। आपको याद होगा चंद हफ्ते महीने पहले वाकयात होते रहे जी, जिसके ऊपर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि सियालकोट में फलां बंदा मारा गया जी, फलां बंदा मारा गया। तो अब गार्डियन अखबार ये लिखता है कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर भारतीय हुकूमत के एक आला ओहदेदार की मंजूरी के साथ पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर भारत की हुकूमत पाकिस्तान के लोगों का कत्ल कर रही है। और इस सिलसिले में जो प्लान है वो भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसने बनाया और सन 2020 से लेके अब तक कम से कम 20 ऐसे शहरी हैं जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है और पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर उनको उनकी जो है वो कत्ल किया गया है। और 2023 के बाद 15 पाकिस्तानी शहरी जो है निशाना बन गए। माजिद निजामी साहब इसके ऊपर बड़ा मौसर लिख चुके हैं, BBC इसके ऊपर लिख चुका है कि वो लोग कौन है, उनका क्या ताल्लुक है या इनको क्यों इस तरह से उनकी जान ली जा रही है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जब हमारा दुश्मन हमारी सरजमीन के ऊपर ये काम कर रहा था तो हम कहां थे? हम किस चीज में मसरूफ रहे जहां हमें अपना फर्ज अदा करने में या हमें जो रिस्पॉन्स देना था या इनको बचाना था वो हम नहीं बचा पाए। इस सवाल का जवाब किसी के पास हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।